पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार के तीसरे जन्म में आखिरकार उसने बिना किसी पछतावे के और बिना किसी दुख के अपनी जिंदगी को जिया और मुंहान को भी हासिल कर लिया। मोहन और राजकुमार की कहानी के बारे में तो हमने सब कुछ विस्तार से जान लिया, पर इस कहानी के बाकी पात्रों के बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो शुरुआत करते हैं गु हाउकिंग और जिंग चैन से। वैसे तो बहुत कुछ था जो हमने इन दोनों के बारे में जान लिया था, पर कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बारे में हमें सिर्फ बताया गया था, विस्तार से नहीं। जैसे कि जिंग चैन और गु हाउकिंग की पहली मुलाकात, और जब गु हाउकिंग राजधानी आया था राजकुमार के घर पर राज दरबार में पेश होने के लिए अपनी शादी के प्रस्ताव के लिए, जो कि ताजू ने लिखा है, उसके बाद क्या हुआ? क्या जिंग चैन ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया था या नहीं? अगर नहीं किया था तो उसके बाद क्या हुआ? हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 152। गु हाउकिंग ने जिंग चैन को पहली बार देखा था पिंगजियांग शहर के एक भोजनालय में। हाउकिंग सड़कों पर घूम रहा था। उसका सेवक उसे पुकारते हुए कहता है, महाराज, राज दरबार में अभी भी बहुत सारे मसले पड़े हुए हैं जिन्हें आपने सुलझाना है। आप और कितने दिनों तक इस पिंगजियांग शहर में रुकने वाले हो? हाउकिंग अपने सेवक को उत्तर देते हुए कहता है, कोई जल्दी नहीं। मुझे कल ही जिंगशाओ का पत्र मिला। उसने कहा कि जल्द ही उसका भाई रुईवांग मुझसे मिलने के लिए पिंगजियांग शहर आने वाला है। तो जाहिर सी बात है, इतने वरिष्ठ मेहमान को मिलने के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा ही। तो सेवक कहता है, हुई टैंग हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। हुई टैंग सारे दफ्तरी सरकारी काम संभाल लेगा। आप यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाइए। हाउकिंग कहता है, भला मैं इतना आलसी कैसे हो सकता हूँ? हाउकिंग की इस चिट भी मेरी पट भी मेरी से बेचारा सेवक उलझन में था कि अब वो क्या कहे। वैसे आज कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। बसंत ऋतु का इतना सुहाना दिन हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं शराब पीने जा रहा हूँ, तुम वापस जाओ। हाउकिंग का सेवक उसे मालिक कह रोकने की कोशिश करता है, पर हाउकिंग बिल्कुल नहीं रुकता और सीधा पहुंच जाता है एक भोजनालय में, जहाँ का कर्मचारी उसको दूर से ही देखकर कहता है, वाह छोटे मालिक गु, कितने समय के बाद आप यहाँ आए हैं। आइए आइए, कृपया अंदर आइए। गु हाउकिंग अंदर घुसता है और उसकी पसंदीदा जगह पर बैठा हुआ है जिंग चैन, जिसे देखकर वो बेहद चिढ़ जाता है और गुस्से से वहाँ के कर्मचारी को कहता है, तुमने मेरी पसंदीदा जगह पर किसी और को क्यों बैठने दिया? हाउकिंग, तुम आओ ना और वो जगह हमेशा खाली रहे तुम्हारे इंतजार में, क्यों? कर्मचारी को ये बात कहनी चाहिए थी, पर वो कहता है, वो कोई अधिकारी है और उन्होंने खुद ही वो जगह चुन ली और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप आज आने वाले हो। हाउकिंग कर्मचारी की तरफ चांदी फेंकते हुए कहता है, जाओ और वो जगह खाली कराओ। कर्मचारी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो मन में कहता है, हालांकि श्रीमान गु हमारे पक्के ग्राहक हैं, पर जो वहाँ पर बैठा हुआ है उसके भी कपड़े बहुत शानदार हैं। मैं वहाँ पर ऐसे सीधा सीधा जाकर थोड़ी कुछ कह सकता हूँ। बस बहुत हो गया, पंछी खाने के लिए और इंसान धन के लिए मर ही जाते हैं। कर्मचारी को लग रहा है कि आज उसकी मौत पक्की है। जिंग चैन नहीं तो गु हाउकिंग आज उसे मार ही डालेंगे। जिंग चैन के पास जाकर कर्मचारी कहता है, श्रीमान अधिकारी, मैं सच में बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, पर लेकिन ये जगह उन छोटे मालिक ने पहले से तय कर रखी थी। उन्होंने बोला था इसके लिए, तो कृपया क्या आप जगह बदल देंगे? ये बात सुनकर जिंग चैन के साथ आए हुए कर्मचारी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उठकर कहते हैं, हमारे मालिक यहाँ पहले आए। कर्मचारी बहुत ज्यादा डर जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करते, जिंग चैन उन्हें हाथ से इशारा कर रोक कर्मचारी से कहता है, कोई बात नहीं। हाउकिंग दरवाजे में खड़ा जिंग चैन की तरफ देख रहा था। जिंग चैन भी उसकी तरफ देखता है तो हाउकिंग मन में कहता है, ये व्यक्ति अपने कपड़ों और ठाठ से कोई आम व्यक्ति तो नहीं लगता। ये इंसान, हाउकिंग के चेहरे से उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी। ये जिंगशाओ जैसा दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये हाउकिंग की चिट भी मेरी पट भी मेरी वाले दोगले व्यवहार का दूसरा शिकार बनता है? भोजनालय का कर्मचारी। हाउकिंग उसके पास आ कहता है, शाओर, मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे लिए खिड़की के पास जगह ढूंढो। तुम दूसरों को क्यों कह रहे हो उठने के लिए? कर्मचारी हाउकिंग के इस दोगले व्यवहार से बहुत परेशान था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी मींच ली थी और वो कहता है, जी जी जी, ये सब मेरी ही गलती है। मैं अब आप लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। हाउकिंग जिंग चैन से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मेरे कारण आपको परेशानी हुई हो। जिंग चैन हाउकिंग को नजरअंदाज करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। हाउकिंग मन में कहता है, ये दिखता तो जिंगशाओ जैसा है, पर इसका स्वभाव बिल्कुल उससे अलग है। मुझे लगता है कि इसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। हाउकिंग हंसते हुए बैठते हुए कहता है, आपसे मुलाकात होना मेरी किस्मत में ही था। श्रीमान, आपकी कमर पर ये। हाउकिंग जिंग चैन की कमर देखने लग जाता है, जिससे जिंग चैन को थोड़ी आपत्ति महसूस होती है।
हाउकिंग असल में जिंगचन की तलवार देखना चाहता था, पर लेकिन उसके पास तलवार है ही नहीं। इसकी कमर पर तो तलवार छोड़ो कोई खंजर तक नहीं है जिसकी तारीफ कर मैं कोई बातचीत शुरू कर पाता। अब मैं अपना मुंह कैसे खोलूंगा? हाउकिंग कहता है, ये हरे रंग का जेड कितना खूबसूरत है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जिंगचन बेचारा कोई उत्तर नहीं देता और इस सब को याद करते हुए वो आज कहता है, इस दुर्भाग्य की शुरुआत ऐसे हुई थी। सम्राट जिंगचन अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और ताजू की लिखत को पढ़ते हुए मन में कहता है, इसमें ज्यादातर छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखा है जो ऐसे ही ताजू के मन में आ गई, पर हुआनिन की जागीरदारी के बारे में ताजू ने बेहद विस्तार से लिखा है। ताजू कहते हैं कि उन्होंने 3 जागीरों के साथ मिलकर दुनिया से युद्ध लड़ा, पर वो सबसे ज्यादा नजदीक थे गुशी के। वो और गुशी दोनों कसम खाकर भाई बने थे। तब के सामाजिक नियम आज से अलग थे। एक लड़के को दूसरे लड़के से शादी करने की अनुमति नहीं थी। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ताजू ने दाचिन के कानूनों को अपने हाथ में लिया और उसमें 2 लड़कों को शादी की अनुमति के कानून को शामिल कर दिया। ताजू सम्राट की वेशभूषा में सामने खड़ा हुआ है और उसके सभी दरबारी और मंत्री उसके सामने झुककर कह रहे हैं, सम्राट, ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। ताजू के इतने संघर्ष और मेहनत के बावजूद भी हुआनिन के राजा ने उनसे शादी नहीं की। उम्मीद से बिल्कुल विपरीत कुछ पीढ़ियों के बाद ताजू को लोगों ने भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया, जो कभी एक आशिक मिजाज था। पर यह नियम अभी भी बरकरार है कि अगर सम्राट को हुआनिन के राजा की जागीरदारी खत्म करनी है तो उसे सम्राट को अपनी सम्राज्ञी बनाना होगा। संतरी आकर जिंगचन से कहता है, सम्राट आपसे चेंगवांग मिलने आए हैं। जिंगचन अनुमति दे देता है तो संतरी राजकुमार को अंदर भेज देता है। अंदर जाकर जब राजकुमार प्रणाम करता है तो उससे जिंगचन कहता है, इन सब औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, सीधा मुद्दा बताओ। तो राजकुमार सीधा मुद्दे पर आते हुए अपना एक दांत दिखाते हुए जिंगचन के पास जाते हुए उससे पूछता है, भाई आप हर समय ताजू की लिखत पढ़ते रहते हो, आखिर इसमें लिखा क्या है? जिंगचन हैरानी से घबराते हुए कहता है, जिंगचन को अभी अभी अपनी औपचारिकता ना करने वाली बात कहने का पछतावा हो रहा था और वो सीधा मुद्दे को बदलते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजकुमार कहता है, वो गो हाउकिंग राजधानी आया हुआ है और तब से मेरे घर पर रुका हुआ है। ये सुनते ही जिंगचन एक झटके से राजकुमार की तरफ देखता है, जिससे राजकुमार घबरा जाता है और मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो राजकुमार पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए कहता है, हुआनिन का राजा ताजू की वसीयत के साथ आया हुआ है, वो भाई आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। ये बात सुनकर जिंगचन के चेहरे के रंग तोते सब उड़ गए थे और वो अनुमति देगा कि नहीं, ये अगले पार्ट में पता चलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।